तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पेडिग्री कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों हमने हमारा जो पहला चैप्टर था वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम आ चुके हैं हमारे सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब यहां पे पढ़ने वाले हम कॉमर्स है, लेकिन कॉमर्स पढ़ने से पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। थोड़ी हिस्ट्री मैं बात करूं एज ऑफ फाइनेंस की, जब क्या हो रहा था, हर एक चीज जो हो रही थी एक नए सिरे से, एक नई तरीके से शुरुआत हो रही थी। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये सारी जो चीजें शुरू होना चालू हुई वो चालू हुई आपके यूरोपियन कंट्री से, यानी ऐसी कंट्रीज जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे क्या है लोकेटेड है, और उनमें से कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड एक जो कंट्री है वो भी वहीं पे क्या लोकेट करती है। अब साल 70-60 यानी 1760 वहां पे क्या एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। सही बात है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उसका इतिहास जान लेंगे। अब उससे पहले क्या हुआ करता था, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, आपके इंग्लैंड में, वहां पे जितने भी प्रोडक्शन हुआ करते थे वहां पे मशीनें यूज नहीं की जाती थी, वो मैनुअली क्या किया जाता था। मतलब लोग जो होते थे, अगर कपड़ा बनाना तो कपड़ा अपने हाथों से बनाते थे, बैग बनाना तो बैग अपने हाथों से बनाते थे, जूते बनाने तो जूते अपने हाथों से बनाते थे। प्लस अगर मैं यहां पे अगर बात करूं तो अगर गाड़ियां भी बनानी है तो गाड़ियां भी एक एक चीज लेकर अपने हाथों से क्या बनाया करते थे, मैन्युफैक्चर क्या किया करते थे भाई। ठीक है, अब कभी भी आप समझ सकते हो कि जब चीजें अपने हाथों से बनाई जाएंगी तो टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। सही बात है। तो वहां पे जो टाइम था वो बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन जो कैपिटल था वो क्या था, आपका लिमिटेड लगता था। अब आप बोलोगे कि सर ये कैपिटल क्या होता है। ऐसा कोई भी पैसा या फिर ऐसी कोई भी चीज जो हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, 10 लाख रुपए लगा दी, ये मेरा कैपिटल हो गया। ये बिजनेस स्टार्ट हो, मोबाइल मैंने लगा दी, मोबाइल यूज में लगा दिया बिजनेस में, तो ये भी मेरा कैपिटल हो गया। ये पेन जो मुझे कल मिली थी, ठीक है, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, ये भी मैंने इसमें लगा दिया, तो ये भी मेरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। क्लियर हो गया। तो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये चीजें हो रही थी तो कैपिटल भी लिमिटेड था। अब कैपिटल लिमिटेड क्यों था, देखो सबसे पहली चीज बता रहा हूं। देखो क्या करना रहता था, रॉ मटेरियल परचेस करना रहता था। सही बात है कि नहीं बात है। हाँ सर सही बात है। अब यहां पे साथ ही साथ जो लेबर्स हुआ करते थे उनको पेमेंट करना पड़ता था, हाँ या ना। हाँ सर ये भी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो खर्चे इतने ही थे, और थोड़े बहुत जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे वो। लेकिन अगर आप आज के डेट में अगर बात करो तो मशीन्स यूज करनी पड़ती है हमें, मशीन्स को पावर देना पड़ता है, उनका मेंटेनेंस का खर्चा, प्लस रॉ मटेरियल जो आते हैं उनके खर्चे, साथ ही साथ जो हाईली टेक्नीशियंस होते उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे क्या हमारे आने लगते हैं। सही बात है। अब जब लिमिटेड जब आपका मैनुअली चीजें की जाती थी, एक लेबर हुआ करता था वो काम करता था, प्लस रॉ मटेरियल के हमें खर्चा करना पड़ता था। हमें मशीनों पे इतने पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए रॉ मटेरियल है, स्किल है, चलो भैया बिजनेस चल गया, इंडस्ट्री चल गई। क्लियर हो गया। लेकिन आज के डेट में ऐसा है नहीं। आज के डेट में पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, स्किल भी चाहिए, प्लस मशीन भी चाहिए। क्योंकि अगर आज की डेट में अगर हम हाथों से चीजें बनाना चालू कर देंगे तो भैया जो मार्केट में डिमांड है उसको फुलफिल कभी नहीं कर पाएंगे, हम उतनी चीजें सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और मार्केट में सस्टेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और साथ ही साथ जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है सर, जो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा होता है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही बात है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये जो एक ब्लेजर है, अगर मैं हाथ से बनाऊंगा तो इस ब्लेजर को बनाने में 10 दिन लगेंगे या फिर 7-8 दिन लगेंगे। सही बात है। एक दिन में तो बनेगा क्या, एक दिन में बनके तैयारी नहीं होने वाला है। सही बात है। वही मशीन है, मशीन में अगर ब्लेजर्स बना रही तो एक टाइम पे कितने सारी ब्लेजर्स बना देगी कि नहीं बना देगी। तो यहां पे खर्चा कम होगा कि ज्यादा, मशीन से बनाएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, एक ब्लेजर को बनाने का। लेकिन वही हाथ से बनाऊंगा तो खर्चा बहुत ज्यादा, उतने दिन का लेबर का चार्ज लगेगा, फिर उसके बाद जो रॉ मटेरियल जो उसका चार्ज लगेगा, साथ ही साथ उतने गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो एक चीज को बनाने में जब इतना टाइम लग रहा है तो उसकी प्राइस भी हम हाई फाई रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे सर। समझ में आ गया। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने का मकसद क्या था, देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ये ऐसा एरिना था जहां पे साइंस बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आ रही थी, इनोवेशंस हो रहे थे, और वहीं पे क्या आ रहा था, नई नई मशीनें भी आ रही थी। अब इंडस्ट्री में अब हाथों से काम नहीं किया जा रहा था, अब मशीन्स आ गई थी क्या हेल्प करने में। जो प्रोडक्शन था वो यू हो रहा था, क्या हो रहा था, यू 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 हो रहा था। समझ में आ गया। अब प्रोडक्शन जो था वो लार्ज स्केल पे यानी बड़े पैमाने पे क्या हो रहा था, एक बार में बहुत सारी चीजें जो थी क्या प्रोड्यूस की जा रही थी मार्केट के डिमांड के हिसाब से, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। समझ में। और मार्केट में उतना क्या सप्लाई भी क्या किया जा रहा था। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब जो मार्केट अब बड़े पैमाने पे चीजें हो रही थी, तो अब
जो सामान हो रहा था वो सिर्फ एक बोईसर के या फिर किसी गली नुक्कड़ के मार्केट तक सप्लाई नहीं हो रहा था। अब जो रीजनल मार्केट थे ना, मतलब गली नुक्कड़ के मार्केट थे, अब वो रीजनल मार्केट बन गए थे। क्यों? क्योंकि अब अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आ रहे थे, और वही जो रीजनल मार्केट था अब लोकल मार्केट बन गया, सॉरी आपका नेशनल मार्केट बन गया था। क्यों? क्योंकि अब ये जो मार्केट था सिर्फ अपने शहर, अपनी जगह या फिर अपने स्टेट में ही सप्लाई नहीं करता था, अब वो अलग अलग स्टेट में भी सप्लाई करना का शुरू कर दिया था। साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट बन गया था। क्यों? अब ये जो मार्केट जो सिर्फ देश में लिमिटेड था, अब वो क्या कर रहा था, अलग अलग कंट्रीज में भी क्या कर रहा था, सप्लाई करना क्या शुरू कर दे रहा था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत अच्छे पैमाने पे हो रही थी। प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन था वो उसके जो यूनिट से प्रोडक्शन जो यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी क्या हो रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पे क्या प्रोड्यूस हो रहे थे। समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर होगी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिर्फ जो इफेक्ट है हमें गुड्स के प्रोडक्शन में ही नहीं, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें भी रेवोल्यूशन देखने मिला, और साथ ही साथ बाकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज थी उसमें भी हमें क्या देखने मिला, उसमें रेवोल्यूशन देखने मिला। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में कैसे देखने मिला? देखो, ट्रांसपोर्ट जब तक क्या होता था, जब तक आपकी चीजें गली नुक्कड़ में थी तो ट्रांसपोर्ट में इतने यूज आते थे नहीं, यूज आते थे, यूज होते थे लेकिन इतने यूज नहीं होते थे। अब आगे जो शिप्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करती थी, अब वो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही थी। समझ में आ गया? अब लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना चालू कर दिया था, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए नहीं, अब एक जगह से दूसरी जगह क्या बिजनेस के लिए भी यूज करना चालू कर दिया था। साथ ही साथ बड़े बड़े कंटेनर्स बनने लगे थे, एयरक्राफ्ट चालू हो गए थे जहां पे सामान एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। क्लियर हो गया? इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और साथ ही साथ बाकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज, जैसे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे एक प्रोडक्शन हुआ करता था तो वही आदमी क्या करता था, जाके प्रोड्यूस करके सामान जो है मार्केट में बेचा करता था। लेकिन अब जो प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है तो एक पर्टिकुलर आदमी प्रोडक्शन पे भी, मार्केटिंग पे भी, सेल्स पे भी, सब पे ध्यान नहीं दे सकता। अब यहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा था। अब एक बंदा होता था प्रोडक्शन पे ध्यान देता था, एक बंदा क्या होता था डिस्पैचिंग पे ध्यान देता था, पैकेजिंग पे ध्यान देता था, एक बंदा उसकी मार्केटिंग में, एक बंदा सेल्स में, एक बंदा परचेज के रॉ मटेरियल्स परचेज कहां से करना है कम रेट में उस पर ध्यान देता था। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज थी वो बढ़ गई थी। सही बात है। तो यहाँ पे जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना भी क्या चालू हो गया था। अब मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए क्या स्पेशलाइज बंदा चाहिए, तो वहां पे एक स्पेशलाइज एजेंसी चालू हो गई, आउटसोर्सिंग चालू हो गया। समझ में आ गया? सेल्स करना है, ठीक है, सेल्स के लिए अलग अलग टेक्निक चाहिए, तो वहां पे क्वालिफाइड बंदा ला दिया गया सेल्स के लिए। समझ में? तो यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उसमें भी क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। अब यही पे अगर मैं बात करूं तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमने देखे, तो ऐसे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो इवॉल्व हुए। सबसे पहले चीज क्या आई, सोल ट्रेडिंग कंसर्न आया। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, जब एक अकेला बंदा क्या करता है, बिजनेस करता है, तो उसको हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली, जब एक हिंदू फैमिली जो होती है, एक अनडिवाइडेड जो फैमिली अलग नहीं हुई रहती है, वो एक पूरी जो फैमिली मिलकर एक बिजनेस चलाती है, तो उसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, जब क्या होता है एक से ज्यादा, यानी दो लोग, दो या फिर दो से ज्यादा लोग जब मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, जहां पे जो लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको मैंने अलग अलग टाइप्स बता दिए। सही बात है, सोल ट्रेडिंग बता दिया, जॉइंट हिंदू बता दिया, पार्टनरशिप बता दिया, लिमिटेड लायबिलिटी बता दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये बिजनेस सारे अच्छे खासे चल रहे थे। सही बात है, लेकिन अब आपको मैंने दिखाया कि मार्केट की जो सिचुएशन थी वो बदल गई थी। अब जो लोकल मार्केट था वो रीजनल बन गया था, रीजनल वाला नेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल बन गया था। अब ग्लोबली क्या हो गया था, एक मार्केट क्या क्रिएट हो गया था, जहां पे सामान आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे, खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। सही बात है। अब क्या मुझे बताना कि एक अकेला बंदा क्या पूरा बिजनेस संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा ना भाई। जॉइंट हिंदू फैमिली, क्या जॉइंट हिंदू फैमिली, एक जो परिवार है, क्या ये पूरा बिजनेस संभाल पाएगा? नहीं, पूरा परिवार एक अकेला पूरा बिजनेस नहीं संभाल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग माइंडसेट के लोग चाहिए, अलग अलग तरीके के लोग चाहिए। ठीक है। फिर पार्टनरशिप फॉर्म की अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप फॉर्म एक से ज्यादा, मतलब दो तीन लोग संभाल पाएंगे क्या? नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली में भी अगर बात करूं तो इसलिए संभाल पाएंगे क्योंकि जब अब इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी डिमांड हो रही है, तो हमें जो कैपिटल भी चाहिए रहेगा वो ज्यादा चाहिए रहेगा। तो एक परिवार में कितना कैपिटल आ सकता है? लिमिटेड ही कैपिटल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, लिमिटेड लायबिलिटी, कैपिटल लिमिटेड होते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो भैया प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती है। ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ, इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या हुआ? जॉइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण हुआ। समझ में आ गया।
अब यहाँ पे हम सबसे पहले चीज क्या पढ़ेंगे, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक बहुत ही मॉडर्न तरीके की कंपनी है जो अभी अभी क्या शुरू हुई है, लोग आज क्या प्रैक्टिस करता है। जितने भी आपने देखा होगा ना कंपनीज में शेयर लगाते हैं लोग, ठीक है, तो कौन सी कंपनी होती है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। डिबेंचर खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो ये स्टॉक मार्केट में शेयर कौन सी कंपनी के होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या शेयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट। सोल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, नाम में सोल मतलब अकेला, मैं अकेला इंसान हूं। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, मैं अपनी एमबीए कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन उस बिजनेस में कोई और नहीं है, उस बिजनेस में मैंने अकेले के पैसे लगाए, साथ ही साथ जो भी डिसीजन लेना था वो मैं अकेला लेता था, कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी मैं अकेला करता था, साथ ही साथ अगर कस्टमर से डील करना है तो भी मैं अकेला करता था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी कोई अगर होता था तो मैं अकेला मजे लेता था, अगर लॉस हुआ तो वो भी अकेले ही मैं क्या करता था, मैं भुगतता था, सही बात है। जब कोई भी, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अकेला ही सारी चीजें कर रहा हूं, तो वो जो मेरा बिजनेस है उसको मैं क्या बोलूंगा, सोल ट्रेडिंग बिजनेस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सोल ट्रेडिंग बिजनेस। मतलब जब कोई भी बिजनेस एक अकेला आदमी या फिर एक अकेला पर्सन जो चला रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडिंग बिजनेस क्या बोलेंगे, या फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस का ओनर कौन रहेगा, मैं हूं, मैं अकेला रहूंगा क्योंकि पैसे भाई मैंने लगाए, कोई और रहेगा क्या, कोई और नहीं रहेगा। साथ ही साथ पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी मेरा जो पूरा बिजनेस है वो मैनेज कौन करेगा, मैं अकेला मैनेज करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप वन मैन बिजनेस, ठीक है, ये क्या है, मेरा वन मैन बिजनेस है। साथ ही साथ अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करेगा, ये सारी चीजें मैं अकेला कंट्रोल करूंगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग बिजनेस क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल किराने की दुकान, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सब्जी वाला, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, समझ में आ गया। नोवेल्टी शॉप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पानीपुरी वाला, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अब छोले वाला, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, समोसे वाला, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जैसे जिस भी फर्म की मैंने बात की, तो यहाँ पे जो एक ही बंदा रहता है जो क्या करता है, सारी चीजें मैनेज करता है। समोसा वाला एक अकेला रहता है, समोसा बनाता भी, लोगों को देता भी है, सही बात है। वही अगर मैं बात करूं आपके किराने की दुकान पे एक अकेला बंदा रहता है जो क्या करता है, सामान निकालता है, देता है, भराता है, सारी चीजें करता है, सही बात है कि नहीं बात है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके सब्जी वाला ही रहता है ना, सुबह सब्जी लेकर आता है फिर उसको बेचता है, तो अकेला बंदा रहता है, ओन भी करता है, सारा प्रॉफिट होता है वही लेगा, मैनेज भी करता है कौन सा चीज कितने रेट में देना, कैसे देना, साथ ही साथ कंट्रोल भी करेगा कि कौन सी सब्जियां पहले निकाली, कौन सी सब्जियां बाद में निकाली, हाँ या ना। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई भी बंदा जो क्या करता है, इस तरह का बिजनेस परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं। यानी मैं क्या हो गया, मैं एक सोल ट्रेडर हो गया। क्या हो गया, सोल ट्रेडर हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं फीचर्स के बारे में बात करूंगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने पॉइंट्स लिखे आपके टेक्स्ट बुक में, ये जो दिए, ये आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए। और स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको जब एग्जाम में लिखना रहेगा तो आपको पॉइंट वाइज चीजें लिख रहेंगे, मतलब पॉइंट वाइज, मतलब ऐसे कि हेडिंग डालना रहेगा पॉइंट का, फिर उसके अंदर कंटेंट आपको फिल करना रहेगा, जैसे आप ओसीएम में कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको पॉइंट्स बना के दे दिया ताकि आपको इजी हो जाए। क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या बोला है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे आपको पता है कि हर एक जो बिजनेस होता है उसके कुछ कायदे कानून होते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, मतलब शुरुआत करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जब आप एक सोल ट्रेडर होते हो, आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करना चाहता है, एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फर्म खोलना चाहता है, तो मैं बता दूं आपको किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपको करना पड़ता है, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बाकी सारे जो लॉज है जैसे लैंड लॉ एक्ट हो गया, फिर उसका जो टैक्सेशन के होते हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको वो सारी चीजें क्या फॉर्म क्या करनी पड़ती। ओनर मैंने ऑलरेडी बताया, सोल ट्रेडर फर्म का जो सोल ट्रेडर होता है वो क्या होता है, वो एक अकेला बादशाह होता है, अकेला राजा होता है, अकेला क्या होता है, अकेला सिपाही होता है। मतलब जो भी करना है उसको करना है। अगर ओनर भी है तो रहता है वो एक सिंगल ओनर रहता है, उससे ज्यादा ओनर रहेंगे क्या बिजनेस में नहीं रहेंगे। अगर एक से ज्यादा ओनर रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो पार्टनरशिप फर्म कहला जाएगा। समझ में आ गया। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हमेशा क्या जो रहता है, एक अकेला बंदा रहता है जो क्या रहता है, ओनर रहता है, और साथ ही साथ मैनेज भी कौन करता है, वो अकेला बंदा ही क्या करता है, मैनेज करता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब फिर उसके बाद कैपिटल। अब कैपिटल बताओ, जो कैपिटल होता है लिमिटेड कैपिटल होता है, क्योंकि एक बंदा क्या हो जाएगा, एक लिमिटेशन, एक हद तक की कैपिटल का जमा कर पाएगा, सही बात है। और यहां पे अगर बात करूं तो सोल ट्रेडिंग फर्म में आपको बिजनेस में
आपको इतना कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी नहीं लगता है, समझ में आ गया। क्योंकि जो नॉर्मली जो सोल ट्रेडर्स होते हैं उनका जो बिजनेस होता है एक स्मॉल स्केल पर होता है, तो उतना जो कैपिटल है उनको लगता भी नहीं है, ठीक है। अब प्रॉफिट, अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो सोल ट्रेडर जो होता है वो अकेला क्या उसके मजे लेता है भाई, वो सारा जो प्रॉफिट होगा वो उसकी जेब में जाएगा, क्योंकि मेहनत तो अकेला कर रहा है, रिस्क अकेला ले रहा है, तो भैया पैसा भी तो मजे आते जब, तो वो भी अकेला ही लेना चाहिए ना। तो समझ में आ गया। तो जो प्रॉफिट भी होता है वो क्या होता है, वो अकेला बेयर हो रहा, अकेला क्या एंजॉय करता है। फिर डिसीजन मेकिंग मैंने ऑलरेडी बताया, तो डिसीजन जो होता है वो हमेशा कौन लेगा, सोल ट्रेडर लेगा, जो अकेला बंदा होता है बिजनेस को चलाने वाला, मैनेज करने वाला, ठीक है। फिर सिक्रेसी, अब यहां पे अगर मैं बात करूं बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में, यहां पे जो सिक्रेसी होती है का जो लेवल होता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि पूरे बिजनेस के बारे में एक अकेले बंदे को मालूम रहता है, और वो अकेला बंदा ही क्या होता है, बिजनेस का ओनर होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं रहता कि इंफॉर्मेशन लीक होगी या फिर कुछ होगा या फिर कोई आके तबाह कर देगा, ठीक है। तो सिक्रेसी का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा रहता है। अब लायबिलिटी, अब मैंने बताया प्रॉफिट अगर एक अकेला बंदा क्या मजे ले रहा है, तो भैया जो लायबिलिटी होगी, जो जवाबदारी होगी वो क्या होगी, वो भी एक अकेले इंसान की होगी ना। अगर कुछ नुकसान हुआ या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, लोन लिया है, तो उसको पे करने का, बेयर करने का जिम्मेदार कौन रहेगा, आपका सोल ट्रेडर रहेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करूं तो अब लीगल स्टेटस, अगर गवर्नमेंट के सामने अगर मैं बात रखूं, तो यहां पे गवर्नमेंट हमेशा लॉ के सामने जो बिजनेस होता है वो अलग होता है और जो पर्सन होता है वो अलग होता है, समझ में आ गया। इसलिए हम जब खुद का पैसा जब लगाते हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं बिजनेस का, वो हमेशा बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है। क्यों, बिजनेस को एक अलग तरीका, बिजनेस एक अलग इंसान होता है और जो बिजनेस ओनर रहता है वो एक अलग इंसान होता है, समझ में आ गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, लेकिन आपके सोल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। सोल ट्रेडिंग में अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस और मैं ही बिजनेस, मेरा जो बिजनेस रहेगा और मैं, हम दोनों अलग अलग नहीं, हम एक ही रहेंगे, क्या रहेंगे, हम एक ही रहेंगे, हमें अलग एंटिटी से, हम अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा। अगर कुछ होगा तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में मैं क्या कर पा रहा हूँ, लोन लिया वो पे नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएंगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर वही अगर बिजनेस, अगर मेरा कुछ हुआ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया है, तो मेरे बिजनेस की चीजें भी क्या यहाँ पे क्या यूज की जाएंगी, क्लियर हो गया। अब जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन कैसा होगा, वो स्मॉल स्केल ऑपरेशन होगा, वो लिमिटेड होगा, एक रीजन तक होगा या फिर एक सिटी तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, समझ में आ गया। इतनी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ज्वाइंट इन द फैमिली। ज्वाइंट इन द फैमिली क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा था, ठीक है। अब मेरा बिजनेस बड़ा होने लगा, तो मेरे जो परिवार थे वो भी क्या हो गया, सब मेरे परिवार एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है। अब वो सब आने लगे, ठीक है। अब उसमें हर एक जो बंदा था वो बिजनेस में क्या लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब कभी भी, अब यहाँ पे बिजनेस कौन चला रहा है, एक जॉइंट अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली चला रही है, सही बात है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। जैसे अब ऐसा कोई भी बिजनेस जो एक जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना रही है, क्या अनडिवाइडेड फैमिली क्या चला रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। अब इस तरह का जो बिजनेस होता है वो आपको कहीं नहीं देखने वाले, अकेला हमारे इंडिया में देखने मिलता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो आपके किसके तहत फॉलो किया जाते हैं, वो गवर्न किए जाते हैं आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत क्या किए जाते हैं, क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर बात करूं तो यहाँ पे एक हेड होता है फैमिली का, जो क्या होता है, जिसे हम कर्ता बोलते हैं बिजनेस में, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब फीचर्स देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या, आपका मेंबरशिप है। अब यहाँ पे अगर आपको बिजनेस में मेंबर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो बस आपको कुछ नहीं करना है। एक जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है। एक नए बच्चे का बर्थ हुआ तो वो क्या हो गया, वो उस बिजनेस का क्या मेंबर क्या बनना चालू हो जाता है। अब रेशियो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब वहीं पे अगर कोई मर गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो जो बंदा उसकी जो मेंबरशिप हो जाएगी वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो अब फैमिली में नहीं रहा। कोई बाहर का बंदा आ सकता है क्या, कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता। इस तरह की क्या बिजनेस में जो घर वाले होते हैं वो घर वाले मिलके क्या करते हैं, ये जो पूरा बिजनेस है वो क्या रन करते हैं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करूं कर्ता एंड को पार्टनर्स, कर्ता कौन होता है, जो फैमिली का हेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता होता है, जो बिजनेस को पूरा मैनेज करता है। को पार्टनर्स कौन होता है, जो बाकी सारे मेंबर्स होते हैं घर के, उनको हम लोग को पार्टनर्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे फैमिली का हेड मैं हूं, तो मुझे क्या बुलाया जाएगा, मुझे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता बुलाया जाएगा। कर्ता मतलब जो काम सारी चीजें परफॉर्म करता है। बाकी सारे लोग क्या कहलाएंगे, जैसे मेरी वाइफ हो गई या फिर मेरे बच्चे हो गए या फिर मेरे भाई हो गए, वो क्या कहलाएंगे, वो को पार्टनर्स क्या कहलाएंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं बात करूंगा लायबिलिटी की बात करूंगा। तो लायबिलिटी अगर बात करूं, देखो कर्ता जो रहता है,
कर्ता फैमिली का हेड होता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। क्या होगी? अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब जितना भी पैसा आएगा, लोन जितनी भी लोन रहेंगे या फिर जितने भी कर्ज उतारने रहेंगे वो जो है कर्ता उतारेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी सारे मेंबर्स होंगे यानी जो को पासेस होंगे उनका क्या? उनका जितना बिजनेस में हिस्सेदारी रहेगी उतनी ही क्या लाइबिलिटी रहेगी। समझ में आ गया? अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो बिजनेस में हिस्सेदारी है वो 300 रुपए तक की है, कितनी है? 300 रुपए तक की मेरी हिस्सेदारी है। तो यहां पे अगर तो मैं कर्जा कितना पे कर सकता, अगर लॉस हुआ तो उस लॉस में मेरा कितना रहेगा? सिर्फ 300 रुपए तक का हिस्सेदारी रहेगा, बाकी सबसे मुझे मतलब नहीं रहेगा। मैं 300 रुपया दूंगा और उस कर्जे से क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, अब ऐसे करके 4-5 मेंबर है, 5 मेंबर फॉर एग्जांपल ले लो, 5-5-5-5 करके 300 रुपए की सबकी क्या हिस्सेदारी है। ठीक है, कितना हो गया? 1500 हो गया। अब जो कर्जा था वो कितने का था? वो 3000 का था। कितने का था? 3000 का। तो सबने दे दिया तो 1500 तो निकल गया, लेकिन अब 1500 बाकी के 1500 कौन पे करेगा? तो बाकी के 1500 पे करने की जिम्मेदारी जो होगी वो कर्ता की होगी। क्यों? कर्ता फैमिली का हेड होता है, बिजनेस का हेड होता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे गए, यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं कि इस बिजनेस में सिर्फ इतने ही मेंबर्स रह सकते हैं। जैसे सोल ट्रेडिंग में एक बंदा रह सकता है, पार्टनरशिप में 2, ज्यादा जनरल बिजनेस है तो 50 रह सकते हैं। सही बात है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है। फैमिली में एक बंदा आया वो भी मेंबर बन गया, एक और आया और बन गया, जितने आते जाएंगे आने दो, कोई भी रोक टोक नहीं, क्योंकि ये देखो नाम है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो अगर मैं बात करूं तो जितने भी होंगे सबका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जैसे कर्ता हो गया और बाकी सारे को पासेस हो गए। जैसे अगर कर्ता को अगर 2% हिस्सा है तो बाकी लोग का भी क्या रहेगा? 2% हिस्सा रहेगा। अगर बाकी लोग का 3% है तो कर्ता का भी क्या? 3% रहेगा। यानी मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे बिजनेस की हिस्सेदारी में तो सब लोग क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। समझ में आ गया? मतलब जब प्रॉफिट बांटा जाएगा सबको इक्वल पैसा मिलेगा, लेकिन वही जब लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी जो कर्ता की रहेगी वो क्या रहेगी? वो अनलिमिटेड रहेगी। क्लियर हो गया? अब डिसीजन मेकिंग कौन करता है? डिसीजन मेकिंग मेनली जो होता है वो किसके हाथों में रहता है? वो कर्ता के हाथों में रहता है, लेकिन जो को पार्टनर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं और डिसीजन क्या मेकिंग का मिलजुल कर क्या करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पार्टनरशिप फर्म पे। पार्टनरशिप फर्म मैंने आपको ये बताया, जब कभी भी कोई भी ऐसा बिजनेस जो क्या कर रहा है, जो एक या फिर सॉरी एक से ज्यादा यानी 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग मिलकर क्या चला रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। जैसे मैं और मेरा दोस्त दोनों ने मिलकर एक जूते की दुकान खोल दी तो वो क्या कहलाएगा? वो पार्टनरशिप फर्म क्या कहलाएगा। क्लियर हो गया? वैसे ही अगर मेरा दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाचा के लड़के ने मिलकर सबने क्या किया? बिजनेस खोल दिया, तो वो क्या किया? यहाँ पे 4 पार्टनर्स हो गए, तो चारों पार्टनर से मिलकर क्या किया? एक बिजनेस खोला, तो क्या हो गया? एक पार्टनरशिप फर्म हो गया। ठीक है, अब पार्टनर कौन होता है? जो ओनर्स होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? उन्हें पार्टनर्स बुलाते हैं, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? उसको हम लोग फर्म बुलाते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ इंडिया में ये सारे जो रूल्स रहते हैं, प्रोविजंस होते हैं कि आपके पार्टनरशिप फर्म किस तरह से चलेगी, अगर डिसॉल्व करना है यानी बंद करना है तो किस तरह से बंद होगा, ये सारी चीजें आपको कहां पर देखने मिल जाएंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको क्या देखने मिल जाएगा? सारी जो चीजें होती है पार्टनरशिप फर्म में, इनके हिसाब से क्या होती है? परफॉर्म क्या की जाती है। इतना चीज क्लियर हो गया? और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कम से कम जो मेंबर्स होंगे वो पार्टनरशिप फर्म में क्या रहेंगे? 2 रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 50 रहेंगे जनरल बिजनेस के लिए। ठीक है, अब यहां पे आते हैं फीचर। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे देखो, यहां पे अगर बात करूं तो फीचर्स में इनकॉर्पोरेशन मतलब बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा? तो देखो, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रजिस्ट्रेशन क्या करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो होता है इसमें कंपलसरी होता है, किसके तहत? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपको यहां पे क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन जो है आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन रजिस्ट्रेशन का वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने ऑलरेडी बताया, कम से कम कितने हैं? कम से कम 2 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, जनरल बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कितने जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर रहेंगे, उससे ज्यादा रहेंगे क्या? जनरल बिजनेस में नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया? अब जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन यहां पे एक चीज और बता देता हूं। देखो, अगर जैसा फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर लेते हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, अब यहां पे ए की जो पार्टनरशिप है वो जो बिजनेस में शेयर है वो 50% है। कितना है? 50% है। वही बी का जो शेयर है वो कितना है? 30% है। ठीक है, और वही सी का जो शेयर है 20% है। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, बिजनेस में लॉस हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी वो भी उनके परसेंटेज के हिसाब से, ये कितना परसेंट ओन कर रहा है, 50% ओन कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो लाइबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, 50% होगी। ये कितना ओन कर रहा है, 30% होगा, तो लॉस में जो इसकी लाइबिलिटी होगी 30% होगी। ये कितना ओन कर रहा है, 20%, तो इसकी जो लाइबिलिटी होगी बिजनेस में वो कितनी होगी, 20% क्या लाइबिलिटी होगी दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है पक्का, इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बिजनेस में कितनी हिस्सेदारी है उसके बेसिस पे आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी क्या डिसाइड होती है पार्टनरशिप में। या फिर ये भी हो सकता है कि ओनरशिप जो होगा, ओनरशिप का जो शेयर होगा वो आपका इक्वल नहीं होके, जैसे 50-30-20 के रेशियो में हो सकता है। लेकिन जब लाइबिलिटी की बारी हो तो लाइबिलिटी सबने मिलकर क्या बोला होगा कि हमारी जो लाइबिलिटी हम तीनों की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लाइबिलिटी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितने में 33 में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर बात करूं तो लीगल स्टेटस, हाँ भाई पार्टनर्स अलग होते हैं, पार्टनर्स अलग होंगे और पार्टनरशिप फर्म क्या होगा, अलग होगा। इनको एक ही एंटिटी कभी भी माना नहीं जाएगा। लॉ के कानून की आंखों में जो ओनर्स होंगे वो अलग बंदे होंगे और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अलग होगी। समझ में आ गया। ये दोनों एक जैसे देखे जाएंगे क्या, एक जैसे देखे नहीं जाएंगे। ये एक अलग पर्सन होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अलग पर्सन होंगे, और पार्टनरशिप फर्म जो होगा ये अलग पर्सन होगा, एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा जो क्या क्रिएट किया गया, जो बनाया गया है। क्लियर हो गया। बिजनेस क्या बनाया जाता है ना, ठीक है। अब कैपिटल अगर बात करूं तो कैपिटल जो रहता है, कैपिटल यहां पे सोल ट्रेडिंग फर्म के कंपैरिजन में क्या ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बंदा क्या लेकर आता है, कैपिटल लेके आता है। लेकिन यहां पे आपके 3 लोग है तो 3 लोग कैपिटल लेके आ रहे तो पैसा ज्यादा हो गया, 4 लोग आ रहे तो 4 लोग कैपिटल लेके आ रहे, 5 आ रहे तो 50 लोग आ रहे तो 50 लोग का पैसा आ रहा है। तो यहां पे जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, हमारे एक दोस्त है और हमारे पाठक जी है, ठीक है। मैं हूं, पाठक जी है और संध्या मैम है, ठीक है। हम 3 लोग हैं, हम तीनों ने क्या एक बिजनेस खोला। और यहां पे क्या होता है, पाठक जी क्या बोलते हैं, पाठक जी बोलते हैं अब मुझे इस बिजनेस में नहीं रहना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ये मेरे बिजनेस की पूरी जो देखभाल है वो मेरा एक दोस्त है वो करेगा, जिनका नाम क्या है, मिस्टर चिराग, ठीक है। मिस्टर चिराग करेंगे। अब यहां पे ये जो पाठक जी है वो क्या अपने जितने भी शेयर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका बिजनेस में जो शेयर है वो कितना है, 33% का शेयर है, ठीक है। तो चलो 34% का शेयर है, तो क्या वो 34% का शेयर हम दोनों यानी संध्या मैम और मैं से बिना पूछे क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, ठीक है। जब तक हम उनको अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो अपने पार्टनरशिप का जो शेयर है बिजनेस में वो कभी भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे वो उनके घर वाले ही क्यों ना ही रहने दो। समझ में आएगा। जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी तब तक वो शेयर कर पाएंगे क्या, शेयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अब रेशियो ऑफ प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे बिजनेस में अगर कैपिटल सबने एक जैसा लाया यानी सबने 34 लेकर आया, तो यहां पे जो 34% अगर कैपिटल लेके आया पूरे बिजनेस में, तो वहां पे जो प्रॉफिट डिवाइड भी होगा वो 33%, 34% होगा। वहीं पे अगर अनइक्वल आया, किसी ने 50% लाया तो यहां पे फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपीज हुआ है, तो यहां पे ये जो बंदा होगा वो कितना लेगा, 50 रुपीज प्रॉफिट लेगा। वही एक बंदा लाया 30% लेकर आया तो उसको कितना मिलेगा, उसको 30 रुपया मिलेगा। वही एक बंदा 20% प्रॉफिट 20% कैपिटल लेकर आया था तो उसको कितना मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा। मतलब आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हो उसके बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर पार्टनर्स अच्छे हैं, दोस्त है और उन्होंने बोला कि नहीं भाई कैपिटल मैटर नहीं करेगा, हम इक्वली क्या करेंगे, सारी चीजें क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पे आपको मैं बता दूं तो बिजनेस क्या होगा, तो वहां पे जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब ओनरशिप और मैनेजमेंट, अब यहां पे अगर बात करूं तो ओनरशिप और मैनेजमेंट इस आपके इस तरह के बिजनेस में अलग नहीं होता। जो पार्टनर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं और जो पार्टनर्स होते हैं वही क्या होते हैं, वही आपके मैनेजर्स भी होते हैं जो सारी चीजों का क्या मिलकर मैनेज करते हैं। यहां पे ये जॉइंट ओनर्स भी होते हैं और जॉइंट आपके मैनेजर्स भी होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पे ओनर ऐसा नहीं है कि ओनर कोई और है और मैनेज कोई और करता है, सभी लोग मिलकर ओनर्स भी है और सभी लोग मिलकर ही क्या मैनेजर्स भी है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों हमने हमारा जो चैप्टर जो ऑलमोस्ट जो है 50% ऑफ द चीज जो हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में कवर कर लिया है। आई होप आपको चीज समझ होगी। इनकेस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को क्या छोटा सा क्या कर सकते हो, आप रोक के बीच में आपके स्क्रीनशॉट्स क्या ले सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स, आपको इतने ही पॉइंट्स लिखने रहेंगे और आपको मैं बता दूं जो चीजें मैंने लिखी है पॉइंट्स, आपको एग्जाम में आपको हेड पॉइंट लिखना है, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें फिर उसको अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझा होगा, समझा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।